हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट जेएस ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग एशियन हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को चैप्टर वाइज कवर कर रहे थे, जिसमें हम अभी तक का दोस्तों एशियन हिस्ट्री के 15 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों, 15 या 16। तो जिन लोगों ने भी उन क्लासेस को नहीं देखा दोस्तों, एक बार उनको जाके देख ले। उसके बाद जो हमारा दोस्तों अगला अगला चैप्टर का शुरू हुआ था, जिसमें हमने आप लोगों से कहा था कि हमें इसमें एक विदित का तथ्य देखेंगे दोस्तों, जिसमें हमारे एक मिक्स क्वेश्चन होंगे जो आपके आगामी एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो इसका हमारा अगर पहला पार्ट आ चुका है दोस्तों, आप लोगों ने उसको वो बहुत प्यार दिया। मैं चाहता हूँ दोस्तों कि उसी तरीके से आप इस क्लास को भी उतना ही सपोर्ट करें दोस्तों, जितना आपने एक पहली क्लास को किया था। तो चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा इधर उधर बातें ना करते हुए सीधे अपने एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 13वीं और 14वीं सदी ईस्वी में भारतीय किसान अगर खेती नहीं करते थे। जो 13वीं और 14वीं सदी थी दोस्तों, उसमें के भारतीय किसान खेती किस चीज़ की नहीं करते थे। तो दोस्तों को डी इसका राइट हो जाएगा, मक्के की खेती नहीं करते थे। बाकी जो तीनों के दिए गए हैं ये बिल्कुल सही दोस्तों, गेहूं की करते थे, अगर जौ की भी करते थे, चावल की करते थे। ये जो जौ है दोस्तों, उसको यौ भी बोला जाता था प्राचीन काल में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदू विधि के द्वारा का मान्य कर का कितना था दोस्तों। जो हिंदू विधि है दोस्तों, उसके द्वारा का जो मान्य कर था उसकी तो दोस्तों जो थी दोस्तों को उपज का एक चौथाई भाग होता था। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों को, बी इसका राइट होगा। उपज का जो छठा भाग होता था दोस्तों को हिंदी विधि द्वारा का मान्य कर था। 1/6 ऐसे कर दिए दोस्तों, इस तरीके से था। तो अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, जो यहाँ है वो होगा अन्यथा भी है, जो होगा यहाँ नहीं है वो होगा कहीं भी नहीं है। यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो यहाँ नहीं है वो अन्यथा भी नहीं है, जो यहाँ है वो कहीं भी नहीं है दोस्तों। ये किस ग्रंथ में कहा गया था। तो इसका का बी राइट ऑप्शन हो जाएगा, महाभारत में कहा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक बेगार का निर्देश होता है दोस्तों। तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा दोस्तों, विष्टि। जो विष्टि दो था दोस्तों, एक बेगार का कर था, ये टैक्स था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अविवाहितों को कन्या का पुत्र को किस शब्द से जाना जाता था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55 है दोस्तों, जिसमें एक पूछ रहा है कि अविवाहित जो कन्याएं होती थी उनके एक पुत्र को किस नाम से एक जाना जाता था। तो ऑप्शन का बी इसका राइट है, कानीन का कहा जाता था दोस्तों। अविवाहित पुत्रियों के एक जो पुत्र होते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 56, कौन का विष्णु से अपनी को उत्पत्ति मानते हैं दोस्तों। इनमें से कौन थे दोस्तों जो विष्णु से अपनी उत्पत्ति मानते हैं। तो वो डी इसका राइट होगा, तोंडेमान जो थे दोस्तों, ये विष्णु से अपनी उत्पत्ति मानते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राचीन का भारतीय ग्रंथों माफी चाहूँगा दोस्तों, जो प्राचीन का भारतीय ग्रंथों के अनुसार एक स्वर्ण के सिक्के की एक तौली होती थी, वो क्या होती थी दोस्तों। तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा दोस्तों, 80 रत्ती की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो प्राचीन भारत में ग्रंथों जो भारतीय ग्रंथों के अनुसार अगर स्वर्ण के सिक्के की जो तौल होती थी दोस्तों को 80 रत्ती की होती थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यूपीपीसीएस में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, माफ़ी चाहूँगा, जल्दी में थोड़े के क्वेश्चनों में भी मिस्टेक हो जाती है दोस्तों, इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा। बस मैं भी एक सीख ही रहा हूँ दोस्तों, आप लोगों को सिखा रहा हूँ और सीख भी रहा हूँ खुद, क्योंकि टीचिंग है ही ऐसी दोस्तों। निम्न में से कौन सा अगर युग्म सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन का बी इसका होगा दोस्तों, ऑप्शन बी इसका अगर राइट हो जाएगा। बी अगर सुमेलित नहीं है दोस्तों, बाकी सब सुमेलित हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, किसने के मानसून की खोज करी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से कौन था दोस्तों जिसने मानसून की खोज करी थी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों का हिप्पालस। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों का, आरईएस में पूछा गया है। हिप्पालस ने मानसून की खोज करी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि प्राचीन का राजस्व व्यवस्था में कर शासन क्या थे दोस्तों। जो प्राचीन का राजस्व व्यवस्था है दोस्तों, उसमें कर शासन क्या थे। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, राजकीय घोषणा पत्र, जिनमें कर संग्रह का अधिकार दिया गया है।
बी इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय का सामाजिक संरचना में का अनिवर्ती अनिवर्सित का शब्द का संबंध था दोस्तों। एक बार और रीड कर देता हूँ दोस्तों, थोड़ी प्रोनाउंस में कहीं प्रॉब्लम आ जाती है, कभी ऐसे वर्ड आ जाते हैं दोस्तों। तो प्राचीन भारतीय की संरचना में जो अनिवर्त का सित का शब्द था दोस्तों, इसका क्या मतलब था? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका अगर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। केवल अगर शूद्रों से संबंधित था दोस्तों इसका अनिवर्ग जो सित का शब्द था दोस्तों, इसका संबंध शूद्रों से था। सी इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस जगह काल में स्त्री की पुरुषों की बराबरी थी दोस्तों? इनमें से किस काल में स्त्री से पुरुषों की बराबरी की जाती थी? तो ऑप्शन बी इसका डी राइट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। फुनानी के किस देश का नाम है दोस्तों? जो फुनानी है दोस्तों, ये किस देश का नाम था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, कंबोडिया। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, कंबोडिया को फुनानी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते दोस्तों। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किसका का पूत का धर्म में का समावेश नहीं था दोस्तों? इनमें से किसका दोस्तों को प्राचीन का काल में का पूत का धर्म में समावेश नहीं था? बताना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, देख लेते हैं कौन सा नहीं है इनमें से। तो मंदिरों का निर्माण बिल्कुल शामिल था दोस्तों को। गहरे के कूपों एवं जो तड़ाकों का खुदवाना था दोस्तों, ये भी शामिल था। सार्वजनिक उद्योगों की व्यवस्था, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। ये तीनों सही है, तो इसका डी हो जाएगा दोस्तों। जो प्राचीन काल में दोस्तों को पूत धर्म था, उसमें जो समावेशी नहीं था वो यज्ञ था दोस्तों। तो डी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। जो यज्ञ थे दोस्तों, ये शामिल नहीं थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है दोस्तों। प्राचीन भारत में के सिंचाई टैक्स को कहते हैं दोस्तों? जो प्राचीन भारत में कि सिंचाई टैक्स है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको ऑप्शन एक इसका राइट है दोस्तों को। विदक का भागम जो होता था दोस्तों को सिंचाई टैक्स होता था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नोट कर लो इसको, या तो नोट कर लो दोस्तों या फिर इसको याद कर लो हमेशा के लिए, कभी पूछा जा सकता है ये। जो प्राचीन काल में कि सिंचाई टैक्स होता था दोस्तों, उसको विदक भागम कहते थे दोस्तों। ये इसका राइट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भारत में सामंतों का सही कालक्रम क्या है दोस्तों? जो भारत में सामंतों का सही कालक्रम है दोस्तों क्या है? पहले कौन सा संवत चला था दोस्तों? तो इसका जो होगा डी इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों। पहले विक्रम संवत, फिर शक संवत, फिर गुप्त संवत होगा, फिर हर्ष संवत चला था दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, जितने भी संवत हैं इनको भी, इनकी जो डेट है दोस्तों उनको भी याद कर लेना, क्योंकि बहुत बार इनकी की डेट भी पूछ ली जाती है। और कौन सा संवत किसने चलाया था दोस्तों, ये भी याद कर लेना दोस्तों को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अविमुक्त का क्षेत्र का अभिधान का किसके लिए है दोस्तों? जो अविमुक्त क्षेत्र का अभिधान है किसके लिए? तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा दोस्तों को। गया गया के लिए के प्रयुक्त होता था दोस्तों ये। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। हर्षवर्धन और समुद्रगुप्त दोनों ने संस्कृत साहित्य में योगदान दिया था दोस्तों। जो हर्षवर्धन है दोस्तों के वर्धन वंश का राजा था, और जो समुद्रगुप्त था दोस्तों एक गुप्त वंश का था। तो इन जो दोनों का जो संबंध है दोस्तों वो संस्कृत और साहित्य में एक योगदान से है इनका। समुद्रगुप्त जो है दोस्तों, इसको भारत का नेपोलियन भी बोला जाता है, आप लोगों को पता ही होगा, बहुत बार पूछा भी जाता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 69 है दोस्तों। चक्रवर्ती क्षेत्र की एक परिकल्पना का विकास क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, हिंदू पुराणों में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। असम का प्राचीन नाम क्या है? असम का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? तो जो असम का प्राचीन नाम है दोस्तों वो बी हो जाएगा, कामरूप। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। असम का प्राचीन नाम भी याद रख लेना दोस्तों, कामरूप। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। अर्घट का क्या है दोस्तों? अर्घट जो है दोस्तों, इसका का क्या अर्थ है? देख लेते दोस्तों अर्घट का क्या अर्थ है। तो इसका सी राइट हो जाएगा दोस्तों। पानी को ऊपर उठाने का एक उपकरण होता था दोस्तों अर्घट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पानी को ऊपर उठाने वाला जो एक उपकरण है दोस्तों, अर्घट बोला जाता था उसको।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अग्रहार की व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 72 है दोस्तों, अग्रहार की व्याख्या क्या होती है? तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। ब्राह्मणों के परिवारों के भरण पोषण के लिए अनुदत्त अगर भूमि होगा उसकी आमदनी दोस्तों, जिसको अग्रहार कहते थे दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, RAS में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा शब्द का भूमि के राजस्व का द्योतक है दोस्तों? इनमें से कौन सा शब्द है दोस्तों को जो भूमि के राजस्व का द्योतक है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, भाग। भाग जो है दोस्तों के भूमि राजस्व का द्योतक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। प्राचीन भारत का निम्नलिखित का कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण की वेगी से जोड़ता है दोस्तों? जो कल्याणी को वेगी से जोड़ता है दोस्तों। प्राचीन भारत में दोस्तों एक ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था दोस्तों जो कल्याणी को वेगी से जोड़ता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, तगर जो था दोस्तों ये जोड़ता था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिंदू को भारत की एक जनता के एक संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था दोस्तों, किसने करा था? मोस्ट इंपोर्टेंट है, अरबों ने। डी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है ये भी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पुरी में रथ यात्रा किसके के सम्मान में निकाली जाती है दोस्तों? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जो पुरी में रथ यात्रा है दोस्तों ये किसके एक सम्मान में निकाली जाती है? तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, भगवान जगन्नाथ के एक सम्मान में जो दोस्तों को पूरी रथ यात्रा निकाली जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, उत्तराखंड का UD का LDA में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राचीन काल में कारोबार के व्यवसाय में निम्नलिखित का कार्य सम्मिलित है दोस्तों। जो प्राचीन काल में दोस्तों को कारोबार के व्यवसाय में कार्य सम्मिलित थे वो कौन से कार्य सम्मिलित थे? तो बी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों को, चर्म कर्म के रूप में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है। मत मयूर कौन थे दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो मत मयूर थे दोस्तों ये कौन थे? तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों को, शैव अनुयायी। मत मयूर जो थे दोस्तों के शैव अनुयायी थे। क्वेश्चन नंबर 79 है दोस्तों को, दक्षिण भारत में निम्न से कौन सा शब्द का वणिक ग्रामों हेतु प्रयुक्त होता था दोस्तों? एक बार और रीड कर देता हूँ दोस्तों। दक्षिण भारत में निम्न में से कौन सा शब्द का वणिक ग्रामों में प्रयुक्त होता था दोस्तों? तो ऑप्शन का डी इसका राइट होगा दोस्तों को, नगरम। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इन लोगों को बिल्कुल एकदम सीरियसली ले लें आप लोग। नागपत्तनम को बौद्ध विहार के किसके द्वारा स्थापित किया गया था? जो नागपत्तनम का बौद्ध विहार है दोस्तों ये किसके द्वारा का स्थापित किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ऑप्शन ए इसका अगर राइट होगा दोस्तों का, श्री विजय ने दोस्तों नागपत्तनम में बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था दोस्तों। UPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानसोल्लास के प्रतिपादक का निर्धारण किसने किया था दोस्तों? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो मानसोल्लास है दोस्तों इसका प्रतिपादन किसने निर्धारण किया था? तो ऑप्शन को 20 का राइट होगा दोस्तों को, शिल्प। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि रामानुजन ने के किस मार्ग को प्रोत्साहित किया था? तो ऑप्शन 20 का राइट होगा दोस्तों को, भक्ति मार्ग को। रामानुजन ने दोस्तों को भक्ति मार्ग को प्रोत्साहित किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 देख लेते हैं। वेदांति की शुद्ध द्वैतवाद का विचारधारा के संस्थापक कौन थे दोस्तों? जो वेदांति की शुद्ध द्वैतवाद का विचारधारा है दोस्तों इसके संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, वल्लभाचार्य। शुद्ध द्वैतवाद के जो विचारक थे दोस्तों वल्लभाचार्य थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम अगर याद कर ले, दिमाग में एकदम छाप ले दोस्तों इन चीज़ों को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। कौन एक महिला का अलवार का संत थी दोस्तों? तो अंडाला होगा दोस्तों, ये तो लगभग सबको याद ही रहता है, UPPCS में पूछा गया दोस्तों, लेकिन बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों को, तो कौन सी महिला संत दोस्तों अलवार संत थी दोस्तों, ऐसा पूछ लिया जाता है बहुत बार। तो जो अंडाला थी दोस्तों वो थी, इसको याद कर लें एकदम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि किसने खंबात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? तो ऑप्शन का 20 का राइट होगा दोस्तों,
जय सिंह सिद्धराज। एक बार और रीड कर देता हूँ क्वेश्चन को। किसने खंबात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? तो जय सिंह सिद्धराज ने करी थी। 20 का राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है। कश्मीर के शासकों के कालक्रम को व्यवस्थित करना है दोस्तों। कश्मीर के शासक दिए हैं, उनके कालक्रम जो है उसको उस प्रकार से सेट करना है। तो देख लेते हैं, चलो इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले जो आएगा दोस्तों को अवंती को वर्मन बिल्कुल सही है। दिद्दा ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। हर्ष ये भी बिल्कुल सही है। जय सिंह ये भी बिल्कुल सही होगा दोस्तों। तो इसका जो राइट ऑप्शन ए ही हो जाएगा दोस्तों को। ये जो क्रम दिया है दोस्तों ये बिल्कुल सही है। 1 2 3 4। आप लोग मुझको कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों, जो अवंती वर्मन, दिद्दा, हर्ष और जय सिंह हैं, इनका जो शासन का क्रम था दोस्तों का सन क्या था, उसको मुझको कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर कोई क्वेश्चन छूट जाता है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में मुझको बता सकते हो दोस्तों। मैं जब अगली क्लास में होती है तो उसको मैं ऐड कर दूंगा दोस्तों, क्योंकि एक ज्ञान को बांटने से बढ़ता है दोस्तों। और आप थोड़ी अगर हेल्प मेरी करेंगे दोस्तों तो इससे और थोड़ा अच्छा हो जाएगा, जिससे हमें कुछ और ऐसे एडिशनल फैक्ट हैं जो जानने को मिल जाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो में वर्णित में कौन चार अगर राजपूत वंश है दोस्तों? जो चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो है दोस्तों, इसमें वर्णित हुए कौन अगर 4 राजपूत वंश हैं? तो ऑप्शन अगर डी इसका राइट होगा दोस्तों को। प्रत्याहार, चहमान, चालुक्य और परमार। वशिष्ठ के अग्निकुंड से इनका का जो आप लोगों को पहले बता चुका हूँ दोस्तों, वशिष्ठ के अग्निकुंड से इनका का जन्म हुआ था, ऐसा बताया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्पत्ति हुई थी। उत्पत्ति कहीं या जन्म कहीं एक ही बात है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, देख लेते हैं। तो जो ऑप्शन डी है इसका राइट होगा दोस्तों। एक बार इसको मिला के भी देख लेते हैं दोस्तों, आप लोगों को थोड़ी हेल्प हो जाएगी और याद भी हो जाएंगी। तो भट्टार्क जो है दोस्तों, भट्टार्क इसका का उपाधि हो जाएगा दोस्तों। जो भट्टार्क थी एक उपाधि थी दोस्तों को, एक आगा 4 हो जाएगा। कोल्लम जो थी दोस्तों, कोल्लम, कोल्लम का संवत हो जाएगा। गद्यानक जो थी दोस्तों, सी का 1 हो जाएगा, सिक्का। वेटुलुत जो था दोस्तों की लिपि थी एक तरीके से, डी का अगर 3 हो जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो डी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कल्लड़ ने के मंदिर को जब्त करने के कारण निम्न में से किसकी का आलोचना की थी दोस्तों? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। कल्हड़ ने मंदिर कोष को जो जब्त करने के कारण का किसकी का आलोचना करी थी इसमें से? तो ऑप्शन सी दोस्तों, हर्ष। जो हर्ष था दोस्तों, एक मंदिर के कोष को जब्त कर लिया था, जिसके कारण कल्हड़ ने इसकी एक आलोचना करी है दोस्तों। सी इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यूपीसीएस में पूछा गया है। काफ़ी डिप्थ क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ऐसी चीज़ें पता नहीं रहती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। राजवंश दिए गए हैं, दूसरी तरफ राजधानियाँ दी गई हैं। ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं दोस्तों। राजवंश और उनकी जो कैपिटल हैं उनसे संबंधित इन लोगों को भी, इन चीज़ों को, इन जो क्वेश्चन है दोस्तों, इन क्वेश्चन को आप एकदम क्लियर करके रखें, क्लियर कर लें दोस्तों। जिन लोगों को भी ये क्वेश्चन को मतलब एकदम थोड़ा सा परेशान करते हैं, वो लोगों को अच्छे से इनको कवर कर लें, जो आपके आगामी एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगी। हमारे जो वीक पॉइंट होते हैं दोस्तों, उनमें काम करना भी हम लोगों को बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक कंपटीशन में बैठने वाले हर एक नंबर की अपने आप में बहुत अहमियत होती है। तो चलिए दोस्तों इसको मिला लेते हैं, राइट ऑप्शन देख लेते हैं ज़्यादा, क्योंकि फिर बातें करते तो काफ़ी लंबी हो जाती है। जो गुजरात के चालुक्य थे, गुजरात के चालुक्य दोस्तों, इनकी जो राजधानी थी वो अनिलवाड़ा थे। गुजरात के जो चालुक्य थे इनकी जो राजधानी थी अनिलवाड़ा थी दोस्तों। 1 का 2 हो जाएगा। चिंदी की जो कलचुरी थी दोस्तों, इनकी जो राजधानी थी वो कहाँ थी? इनकी राजधानी त्रिपुरा थी। चेदी की जो कलचुरी थी दोस्तों, इनकी राजधानी त्रिपुरा थी। बी का 1 हो जाएगा। सी का देख लेते हैं। मालवा के परमार, जो परमार थे दोस्तों, इनकी जो राजधानी थी धार हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, होगा सी का 4 हो जाएगा। शाकंभरी के जो चहमान थे दोस्तों, इनकी जो राजधानी हो जाएगी अजमेर हो जाएगी। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी हो जाएगा।
2 1 का 4 3। एक बार और रीड कर देता हूँ दोस्तों। जो गुजरात के चालुक्य की राजधानी थी वो अनिलवाड़ा थी दोस्तों। वो चेदी के कलचुरी की राजधानी कहाँ थी? तो जो चेदी के कलचुरी थे दोस्तों, इनकी राजधानी त्रिपुरा थी। और मालवा के जो परमार थे, मालवा के परमारों की राजधानी धार थी। और जो शाकंभरी के चौहान है, इनकी राजधानी अजमेर थी दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91। प्रतिहार अभिलेखों में सिक्कों का निम्नलिखित में से कौन सा नाम मिला है दोस्तों? जो प्रतिहार अभिलेख है दोस्तों, उनमें के सिक्कों का जो नाम मिला है वो किस नाम से मिला है? तो ऑप्शन का सी इसका राइट हो जाएगा। द्रम द्रम कहा गया है दोस्तों। माफी चाहूँगा दोस्तों को। प्रतिहार अभिलेखों में सिक्कों को द्रम कहा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यूपीपीसीएस में पूछा गया है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसने अपने समय के एक अच्छे के शिक्षा केंद्र के सोनपुर महाविहार की स्थापना की थी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। को सोनपुर का महाविहार की जो स्थापना करी थी, किसने करी थी? तो ये इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, को धर्मपाल ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 93 है। कर्पूर के मंजरी के लेखक राजशेखर किसके गुरु थे दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। जो कर्पूरी के मंजरी के लेखक है दोस्तों, को राजशेखर किसके गुरु थे? तो ऑप्शन का ए इसका राइट हो जाएगा, महेंद्रपाल प्रथम के। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इससे हमें एक क्वेश्चन और पता चल गया दोस्तों। जो कर्पूर मंजरी है किसकी रचना है? तो वो राजशेखर की है दोस्तों। इसको भी याद रखें, क्योंकि बहुत बार कभी ऐसे जो पुस्तकें होती है उनके एक राइटर भी पूछ लिए जाते हैं। ये जो राजशेखर है किसके गुरु थे दोस्तों? के महेंद्रपाल प्रथम के थे। इसको भी याद रखें। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94। शिलाहार अगर राजा का अपरार ने किसी की मृत्यु पर अगर एक टीका लिखी है दोस्तों, तो ऑप्शन का डी इसका राइट होगा दोस्तों, याज्ञवल्क्य। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95। किस राजवंश का दावा था कि उनके पूर्वज अयोध्या में राज्य करते थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नीचे के 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों को, उनमें से बताना है कि कौन सा ऐसा दावा करते थे कि उनके राजवंश दोस्तों को पूर्वज अयोध्या में राज्य करते थे। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। कल्याणी के उत्तर का चालुक्य थे दोस्तों, ये इस बात का दावा करते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है। कौन से एक दंपति का अनुलोम का विवाह का प्रतिनिधित्व करती है दोस्तों? तो ऑप्शन का डी इसका राइट हो जाएगा, राजशेखर का अवंती का सुंदरी। इनमें से बताना था दोस्तों को जो कौन इनमें का दंपति अनुलोम विवाह का प्रतिनिधित्व करती है। तो राजशेखर की जो अवंती सुंदरी है दोस्तों का, ये इसका का उल्लेख करती है, प्रतिनिधित्व करती है, माफ़ी चाहूँगा। डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 97 है। भारत के चारों दिशाओं पर अगर 4 महान मठों में एक एवं बिहारों सिंगेरी का पुरी हो गए, द्वारका तथा बद्रीनाथ की स्थापना किसने की थी? तो शंकराचार्य ने करी थी दोस्तों। ए इसका राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। कभी पूछ लिया जाता है भारत के जो 4 मठ हैं, इनमें से कौन सा मठ कहाँ पर स्थित है, इस बात को भी याद रखना दोस्तों। जो सिंगेरी मठ है, पुरी मठ है, द्वारका है, बद्रीनाथ है। द्वारका तो मथुरा में पड़ेगा दोस्तों। जो बद्रीनाथ है वो उत्तराखंड में पड़ता है। इनके 4 मठों को भी याद रख लेना। जो इनकी जो स्थापना है दोस्तों, उनका श्रेय जो है शंकराचार्य को जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98। याज्ञवल्क्य की स्मृति पर मिताक्षरा का टीका का लेखक कौन है दोस्तों? तो विज्ञानेश्वर है दोस्तों। डी इसका राइट हो जाएगा। मिताक्षरा जो टीका लिखी है दोस्तों, विज्ञानेश्वर ने लिखी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99। राजा प्रथम के शासनकाल में नागी पट्टनम में बौद्ध विहार बनवाने वाला का महाराज का मारविजय तुंगवर्मन का कहाँ का शासक था दोस्तों? जो राजा प्रथम के शासनकाल में दोस्तों को नागपट्टिनम में बौद्ध विहार को बनाने वाला महाराज मारविजय का जो द्योतुंग वर्मन था दोस्तों, ये कहाँ का शासक था? तो ऑप्शन डी इसका राइट है दोस्तों, को श्री विजय। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निशंकर हो गया क्यों को उपाधि धारण की थी दोस्तों? आप लोगों को बताना है दोस्तों, इसमें से किसने शंकर की उपाधि धारण करी थी? तो ऑप्शन का डी इसका राइट होगा। जो वल्लाल सेन था दोस्तों, उसने निशंकर की उपाधि धारण करी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस तरीके की जो उपाधियाँ इनसे संबंधित बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
निशंकर की जो उपाधि है दोस्तों ये किसने धारण करती, तो वल्लाल सेन ने। डी इसका राइट ऑप्शन है। आपको किसी भी क्वेश्चन को अगर रीड करना है दोस्तों, तो आप अगर क्लास को जो है उसको बीच में अगर पॉज करके आप लोग उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि अपने डाउट हमेशा क्लियर रखें दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसने अपनी एक व्यंग्यात्मक रचनाओं द्वारा का समकालीन समाज के एक दोषों का उद्घाटन किया था? किसने अपने के जो व्यंग्यात्मक रचनाओं था दोस्तों, उनके एक समकालीन समाज के एक दोषों को उद्घाटन किया था? तो ऑप्शन का डी इसका राइट है दोस्तों, को क्षेमेंद्र ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है दोस्तों। तमिल में के महाभारत के सर्वप्रथम अनुवाद किसने किया था दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बताना है इसमें से जो तमिल में का महाभारत का अनुवाद करा था वो सर्वप्रथम किसने करा था? तो ऑप्शन ए इसका राइट है। जो पेरुनु के देवनार थे दोस्तों, इन्होंने एक सर्वप्रथम महाभारत का तमिल में अनुवाद किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 है दोस्तों। कल्लड़ की राजतरंगिणी में वर्णित का अंतिम राजा कौन है? जो कल्लड़ की राजतरंगिणी है दोस्तों, इसमें अंतिम का वर्णित राजा कौन है? तो ऑप्शन का सी इसका राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कलचुल नरेश का गांगे के देव के एक सिक्के पर का विशिष्ट चिन्ह है दोस्तों। जो कलचुल नरेश था दोस्तों को गांगे देव के एक सिक्कों पर का विशिष्ट चिन्ह क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा लक्ष्मी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार और रीड कर देता हूँ मैं। जो कलचुल नरेश था दोस्तों गंगदेव का इसके सिक्कों पर अगर लक्ष्मी का चिन्ह का अंकित है दोस्तों, अगर सी इसका राइट होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इतिहासकार कल्लड़ कौन था दोस्तों? तो ऑप्शन का बी इसका राइट होगा, ब्राह्मण। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है दोस्तों। निम्न में से कौन सा एक कथन का सही कथन बताना है दोस्तों? कौन सा इनमें से एक कथन सही है देख लेते हैं। शंकराचार्य का वेदांतवादी थे, बिल्कुल गलत है दोस्तों। जैन धर्म का उड़ीसा में के भी पनपा, ये भी बिल्कुल गलत है। नयनार के शैव संत थे, ये भी माफ़ी चाहूँगा दोस्तों कि इनमें से ये बिल्कुल सभी सही हैं दोस्तों। शंकराचार्य के वेदांतवादी थे, माफ़ी चाहूँगा थोड़ी मिस्टेक होगी दोस्तों, उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। जो शंकराचार्य थे दोस्तों के वेदांतवादी थे। एक जैन धर्म को उड़ीसा में भी के पनपा, ये भी बिल्कुल सही है। जो नयनार थे दोस्तों एक शैव संत थे। तो ये जो उपरोक्त में के सभी सही है, डी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। थोड़ी माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, आप लोग समझ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 107। किस धर्मशास्त्र ने कि सती प्रथा के विरोध में के तर्क प्रस्तुत किए थे? इनमें से किस धर्मशास्त्र ने दोस्तों को सती प्रथा के विरोध में के तर्क प्रस्तुत करे थे? तो ऑप्शन का सी इसका राइट होगा, मेधातिथि ने दोस्तों को धर्मशास्त्र ने सती प्रथा के विरोध में जो तर्क प्रस्तुत करे थे दोस्तों, मेधातिथि ने। सी इसका राइट ऑप्शन है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 108। किसने ऐहोल अभिलेख की रचना करी थी दोस्तों? ऐहोल अभिलेख की रचना किसने करी थी? तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों को रवि कीर्ति ने। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, किसने ऐहोल अभिलेख की रचना करी थी? तो रवि कीर्ति करना दोस्तों, जब भी कभी एग्जाम में पूछा जाए तो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 109 है दोस्तों। कोणार्क स्थित का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो ऑप्शन का 20 का राइट होगा दोस्तों का अनंतो वर्मन ने। प्रसिद्ध जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है दोस्तों, जिसको ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, उड़ीसा में है ये। इसकी स्थापना किसने करी थी? तो अनंतो वर्मन ने करी थी दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी दोस्तों, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय इसकी स्थापना धर्मपाल ने करी थी। जैसा रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, इसको हम बहुत बार पहले भी कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 है। प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र निम्न में से किस शासक के दरबार में थे दोस्तों? जो प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र थे दोस्तों, ये किसके दरबार में थे? तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा दोस्तों, धर्मपाल। जो हरिभद्र थे दोस्तों, एक बौद्ध लेखक थे, एक धर्मपाल के दरबार में रहते थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। परमार के निवासी थे, परमार कहाँ के निवासी थे दोस्तों? तो ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों को मालवा के। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 है।
चोलों के शासक अनुयायी थे दोस्तों। जो चोल शासक थे किसके अनुयायी थे? तो कि शैव धर्म के अनुयायी थे दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो दिलवाड़ा का मंदिर है दोस्तों, ये किसका उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 114 है हमारा। दिलवाड़ा का मंदिर किसका उदाहरण है दोस्तों? बौद्ध स्थापत्य का है या फिर मुगल स्थापत्य, जैन स्थापत्य, सल्तनत स्थापत्य बताना है आप लोगों को। तो 20 का राइट होगा दोस्तों। जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, जैन स्थापत्य का है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? माउंट आबू, राजस्थान। पहले भी इस क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, पृथ्वीराज रासो की रचना किसने करी है? तो चंद्रबरदाई ने दोस्तों। ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म का तिब्बत में प्रचलन कहाँ से किया गया था? बौद्ध धर्म है दोस्तों, उसका तिब्बत में प्रचलन कहाँ से किया गया था? तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा दोस्तों को, पाल वंश का राज्य। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, 800 से 1200 ईस्वी तक भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता क्या थी? जो कि 800 से 12वीं शताब्दी तक भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता थी दोस्तों को सामंतवाद थी। ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, 9वीं एवं 10वीं की शताब्दी में उत्तरी भारत के सबसे अधिक शक्तिशाली शासक कौन थे दोस्तों? तो इसका गुज्जर प्रतिहार हो जाएगा दोस्तों। जो 9वीं और 10वीं शताब्दी थी दोस्तों, उस समय का जो उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली शासक थे दोस्तों वो गुज्जर प्रतिहार थे। क्वेश्चन नंबर का 119 देख लेते दोस्तों। राजपूतों के वैदिक आर्यों के वंशज हैं, यह विचार किस विद्वान का है दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो कि राजपूतों के वैदिक आर्यों के वंशज हैं, किसका विचार है दोस्तों? कौन से विद्वान का? तो ऑप्शन का डी इसका राइट है दोस्तों। सीवी जो वैद है दोस्तों, उनका विचार है कि एक राजपूत जो थे दोस्तों एक आर्यों के वंशज थे दोस्तों, ऐसा उनकी स्टेटमेंट है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर का 20 देख लेते हैं दोस्तों। 120, जो बद्रीदत्त के पुत्र थे दोस्तों, निम्न में से किस राजाओं की स्थिति का संग्रह है दोस्तों? तो ऑप्शन का ए हो जाएगा, चेर। तो दोस्तों को यहीं पर आज इन करते हैं दोस्तों, क्योंकि क्लास काफ़ी लेंदी हो चुकी है। इससे आप लोगों को भी बोरिंगनेस भी आती है। इससे संबंधित हमारे अब जितने भी क्वेश्चन और रह गए हैं दोस्तों, उनको हम कल नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। उससे पहले आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो हमारा एशियन हिस्ट्री है दोस्तों, अब ये कंप्लीट होने वाली है। क्योंकि इसमें हमने आप लोगों से कहा था कि हम सिर्फ प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन को ही कवर करेंगे। तो लगभग मुझे लग रहा है दोस्तों को ये जो हमारा है विधिक मिश्रित तथ्य हैं, इनसे ये हमारा का आखिरी एक चैप्टर ही होगा एशियन हिस्ट्री का। उसके बाद जो होगा दोस्तों हमारी मेडवल की क्लास शुरू हो जाएंगी। उसके साथ ही मैं आप लोगों से एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ दोस्तों, क्यों ना हम अगर हिंदी की भी दोस्तों, आजकल हिंदी भी बहुत सारे एग्जाम में ऐसा है दोस्तों पैटर्न की पूछा ही जाता है। तो मैं सोचता क्यों ना हम अगर हिंदी के भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कवर कर लें, जितने भी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप लोगों की राय हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं जल्दी से हिंदी की क्लासेस भी शुरू कर दूंगा, जिसमें हम प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण MCQs टाइप के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी।